नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्ष की जो हालत है इस समय विपक्षी दलों की, वो मुझे नहीं लगता कि 47 के बाद से कभी रही हो। विपक्षी दलों की स्ट्रेंथ, कम से कम लोकसभा की बात करें अगर, लोकसभा या राज्यसभा की, संसद में उतनी प्रभावी नहीं रही है 1977 से पहले तक। पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनी, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी, और वो सत्ता में आई। उसके बाद जो है 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई, और फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन वो कांग्रेस का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन था। उसके बाद से वो नीचे ही गई, ऊपर नहीं ला पाई। लेकिन विपक्ष जब तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा पूरे देश में, इतना कमजोर या इतना दयनीय कभी नहीं था जो इस समय हो गया है। बात यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हुआ है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह की लीडरशिप है उसके पास, और लीडरशिप की जो विश्वसनीयता है, लोगों में जो साख है, जो भरोसा है, उसको देखते हुए भी आश्चर्य नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि विपक्ष जो है इस कदर क्षणभंगुर हो जाए कि जरा सा हाथ लगाने से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टियां जो हैं, कांग्रेस सहित, कांग्रेस इससे अलग नहीं है, कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्ष की जो पार्टियां, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो एक व्यक्ति या एक परिवार पर आधारित पार्टियां हैं। कांग्रेस के वर्चस्व के समय जो विपक्षी दल थे, वो संख्या बल के हिसाब से भले कमजोर हों, लेकिन वो नीतियों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर उस तरह से कमजोर नहीं थे। एक परिवार या एक नेता की पार्टी नहीं थे, इसलिए उनकी ताकत बनी रही। तो ये एक संकेत है पिछले दिनों से जो हो रहा है। खासतौर से मैं कह रहा हूं, वैसे सिलसिला तो 2014 से शुरू हुआ था, लेकिन 2024 के बाद बीजेपी को जो झटका लोकसभा चुनाव में लगा 24 में, उसके बाद बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया, उसके बाद से ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष जो है उसने हथियार डाल दिया हो। आप जीत नहीं सकते, सरकार नहीं बना सकते, ये बात समझ में आती है। चुनाव में ये होता रहता है, राजनीति में ये होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप अपनी पार्टी को न बचा पाए, पार्टी को न संभाल पाए, ऐसा इससे पहले नहीं देखा गया। 2, 4, 10 लोग इधर उधर जो है पार्टियों में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पार्टी इस तरह से बिखरे कि इसको समेटना मुश्किल हो जाए, इतने टुकड़े हो जाएं कि कौन सा टुकड़ा कहाँ गया, किस ओर जाएगा, किससे मिल जाएगा, किसके खिलाफ हो जाएगा, कुछ पता नहीं। बस केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी बची हुई है जिसका विखंडन होना है। उसके अलावा विपक्ष में जो है मुश्किल से 2-3 पार्टियां हैं जो इस तरह से बची हुई हैं। जो बची हुई हैं उनमें हालत ये है कि वो लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। चाहे आप बिहार में आरजेडी की बात कर लें, या उड़ीसा में बीजेडी की बात कर लें, या फिर आप तमिलनाडु में डीएमके की बात कर लें, या फिर तेलंगाना में आप बीआरएस की बात कर लें, या फिर जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, और आप इंतजार करते रहिए 2027 के विधानसभा चुनाव का, उसके बाद यही हाल समाजवादी पार्टी का होने वाला है। तो अलग अलग राज्यों में देखें, राज्यवार, तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर पार्टी, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसका नेतृत्व तो आपको राज्यों में देखना पड़ेगा। जहां राज्यों में उसके पास मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, वहां पार्टी टिकी हुई है। जीत वहां भी नहीं रही है, केवल टिकी हुई है। जहां नहीं है, आप गुजरात जैसा राज्य देखिए। 1990 में पहली बार गठबंधन में बीजेपी सत्ता में आई थी, तब से बाहर नहीं गई, जबकि वहां लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं देश में जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। स्विंग स्टेट इसलिए कि वहां लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है जहां 48 सीटें हैं, फिर पश्चिम बंगाल जहां 42 सीटें हैं, फिर आता है बिहार जहां
40 सीटें हैं। उसके अलावा तमिलनाडु, अगर पौंडीचेरी को जोड़ दें तो 40, नहीं तो 39 सीटें हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनको स्विंग स्टेट माना जाता है, जो चुनाव की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए इनको स्विंग स्टेट कहा जाता है। इनमें जो पार्टी आगे रहे या जीते बड़ी संख्या में, उसके लिए केंद्र में सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को मिलाकर, तमिलनाडु की अगर पुदुचेरी की सीट जोड़ ले तो इन राज्यों में लोकसभा की 250 सीटें हैं। और इन राज्यों में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 10% भी नहीं है किसी राज्य में। महाराष्ट्र में हो सकता है 10-11% हो, लेकिन वहां भी घटता ही जा रहा है। चाहे आप बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। और आने वाले चुनाव में ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि यहां कांग्रेस का वोट शेयर सिंगल डिजिट में चला जाए। और इसमें अगर आप गुजरात और उड़ीसा को भी मिला ले, जोड़ ले, तो लगभग 325 सीटें हो जाती हैं। इनमें से सिर्फ 32 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय जो 99 सीटें आपको दिख रही हैं, वो बल्क उनका जो है वो सबसे ज्यादा केरल से है, फिर उसके बाद तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है, फिर अलग अलग राज्यों से कुछ कुछ सीटें हैं। कुल मिलाकर 99 सीटें हैं। तो कांग्रेस की जो हालत है, ऑल इंडिया पार्टी होते हुए भी, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी, लोकसभा सीटों की दृष्टि से राज्यसभा में उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि राज्यों में वो लगातार हार रही है, एक के बाद एक राज्य हार रही है। जो राज्य हार रही है कांग्रेस पार्टी, वहां से हमेशा के लिए साफ हो जा रही है। आप शुरू कीजिए, पहला राज्य जोड़िए, तमिलनाडु 1967 में बाहर हुई थी सत्ता से। उसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, जहां 1977 में बाहर हुई सत्ता से। फिर आप उत्तर प्रदेश और बिहार देखिए, जहां 1985 के बाद वो सत्ता में लौटकर नहीं आई। गुजरात में 1990 के बाद सत्ता में लौटकर नहीं आई। उड़ीसा में 1999 के बाद सत्ता में लौटकर कभी नहीं आई। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो हालत हो रही है, वो चूंकि पूरे देश में है पार्टी, इसलिए आपको आज बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जिन्होंने कांग्रेस का वोट लेकर अपनी ताकत बनाई थी, उन्होंने अपनी ताकत को अपने परिवार की ताकत में बदल दिया, परिवार का वर्चस्व स्थापित कर दिया। परिवार की जब तक पहली पीढ़ी थी, वो संघर्ष से आई थी, जमीन पर लड़कर आई थी, जमीन पर पार्टी को खड़ा करके आई थी, इसलिए वो बची हुई थी। जैसे ही दूसरी तीसरी पीढ़ी आना शुरू हुई, वैसे ही क्षरण शुरू हो गया और वो खत्म होने की ओर। सबसे ताजा उदाहरण तो तृणमूल कांग्रेस का है। ममता बनर्जी 13 साल संघर्ष किया, पार्टी खड़ी किया और सत्ता में आई और 15 साल लगातार सत्ता में रही। आज हालत यह है कि उनके पास 28 में से सिर्फ 8 लोकसभा सदस्य बचे हैं और 80 में से सिर्फ 14 विधानसभा सदस्य बचे हैं। ये भी कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं है। चुनाव हार जीत के आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष कमजोर हो रहा है। विपक्ष का जिस तरह से बिखराव हो रहा है, उसके आधार पर कह रहा हूं। 3 बार लगातार केंद्र में सत्ता में आ गई बीजेपी और तीसरी बार सबसे कमजोर हालत में आई। लेकिन तीसरी बार जब सबसे कमजोर हालत में है, तो वो सबसे ताकतवर पार्टी होने की तरह काम कर रही है। जो काम 2014 में, 2019 में उसने नहीं किया, उससे बड़े काम करने जा रही है। और उसका कारण जो है, सबसे बड़ा कारण, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बचा कर रखा, मजबूत किया, कोर्स करेक्शन किया, सुधारा उसको और मजबूत किया। और उसके अलावा विपक्ष की कमजोरियों, उसके बिखराव का फायदा उठाया। और इन दोनों का नतीजा ये है कि आज विपक्ष भारत के इतिहास में आजादी के बाद से इतना कमजोर कभी नहीं दिखा था। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, पहले आपस में इकट्ठा हो, पहले आप अपनी ताकत बढ़ाएं, तब आप बीजेपी से लड़ सकते हैं। आज जो विपक्ष है, या कहें गैर भाजपाई विपक्ष है, वो भाजपा से लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो सबसे मजबूत किले थे वो भी ढह रहे हैं। डीएमके बीजेपी के साथ आने को तैयार है, जो विपक्ष के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। तृणमूल कांग्रेस का हाल मैंने बता ही दिया।
उड़ीसा में बीजेडी लगातार बीजेपी का मौके मौके पर साथ देती रही। आज हालत यह है कि पार्टी कब तक सरवाइव करेगी ये बताना मुश्किल है। आरजेडी का हाल आप बिहार में देख ही रहे हैं। वो केवल मुस्लिम यादव वोट के बल पर उसका कुछ बचा हुआ है, अन्यथा जो है वो पार्टी हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो चुकी है। तो अगर 60 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है तो भविष्य में खड़ी हो जाएगी इसकी कौन सी गारंटी है, क्योंकि लगातार कमजोर हो रही है। राहुल गांधी के रूप में उनके पास एक नेता है जिसकी विश्वसनीयता सबसे नीचे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के नेतृत्व की विश्वसनीयता इतनी कम कभी रही होगी। यहां तक कि मैं कह रहा हूं पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की भी विश्वसनीयता इतनी कम नहीं थी जितनी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी राजनीति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेसियों के भी समझ में नहीं आ रहा। जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है वो विदेश छुट्टी मनाने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, किसके साथ छुट्टी मनाते हैं, क्या उद्देश्य होता है उसका, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। इस तरह का नेता देश ने कभी नहीं देखा है। जो देश में बड़े मुद्दे हों, संकट के मुद्दे हों, उस समय विदेश चला जाए और लौट कर आए तो ऐसी बातें बोले जो भारत के विरोधियों के काम आए। तो ऐसे नेता पर लोग कैसे भरोसा करेंगे, ऐसे नेता पर क्यों भरोसा करेंगे। तो ये उम्मीद करना कि 2029 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, मुझे लगता है ये दिन में सपने देखने जैसा होगा। तो विपक्ष की यह कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है, संदेश है, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन ये कहने से स्थिति नहीं बदलने वाली, ये कहने से सच्चाई नहीं बदलने वाली। जब तक विपक्ष के लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक विपक्षी पार्टियां परिवारों के चंगुल से मुक्त नहीं होंगी, तब तक उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।